दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1975 25-26 जून को जो आपातकाल लगाया गया था उसके बारे में। अभी कल जब लोकसभा का अधिवेशन चालू हुआ, उस अधिवेशन में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसका उल्लेख किया और कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने इसका विरोध किया इस बात पर कि अध्यक्ष जो होता है वो निष्पक्ष होता है और ऐसी बातों के बारे में उसका बयान देना हमारी परंपरा के खिलाफ है। खैर, उधर से दूसरी तरफ से ये बात आई कि इमरजेंसी आपातकाल ये भारत के इतिहास का एक बहुत अंधकारमय युग था, इसलिए इसको याद रखा जाना जरूरी है। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, 1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया था। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो गुजरात में पहले विद्यार्थियों ने मेस में फीस बढ़ने के कारण एक आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन शुरू किया था करप्शन के खिलाफ, और उसी के बाद बिहार में भी विद्यार्थियों ने आंदोलन चालू किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब ये आंदोलन जब बढ़ रहे थे तो उसी समय जयप्रकाश नारायण को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। जयप्रकाश नारायण काफी एक वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, समाजवादी थे। उन्होंने इसका नेतृत्व स्वीकार किया और पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया और इसको एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रूप में भी रखा गया। जयप्रकाश जी ने यहाँ तक कहा, सिंहासन खाली करो, जनता आती है और ये भ्रष्टाचार के युग से हमको मुक्ति चाहिए। इसके बाद उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो सरकार के ऑर्डर हैं ये आर्मी ने नहीं मानना चाहिए, जो ऑर्डर अनुचित है उनको आर्मी ने नहीं मानना चाहिए और दूसरे लोगों ने भी नहीं मानना चाहिए। वो एक पार्टीलेस डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, जिसमें डेमोक्रेसी जिसमें पार्टियां, और उसके चलते उन्होंने इस प्रकार का कॉल दिया। और ये उनका जो आंदोलन था वो 25 जून के शाम से शुरू होना था। एक दूसरा, उसी समय इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसके खिलाफ राजनारायण जी ने याचिका दी और इनके चुनाव को अवैध ठहरा दिया गया था हाईकोर्ट ने। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लाई और कहा इंदिरा गांधी लोकसभा में जा सकती हैं, भाषण दे सकती हैं, पर वोट नहीं दे सकती। तो ये दो कारण मिल गए और जब खास तौर से जयप्रकाश जी ने एक आह्वान किया आर्मी से कि आपने सरकार का आदेश नहीं मानना चाहिए, उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक आपातकाल की घोषणा की। ये आपातकाल जो संविधान की धाराओं में से था और उसमें जो नागरिक स्वतंत्रताएं थी उसको पूरी तौर से सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसमें मुख्य रूप से जो बात थी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस में सेंसरशिप लाई गई और जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन आंदोलनकारियों को तुरंत जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, इन सब नेताओं को जेल में डाल दिया गया और 21 महीने तक ये इमरजेंसी चली। इस दौरान जो अखबार, बड़े बड़े अखबार थे, वो अपने एडिटोरियल का जो कॉलम था उसको पूरा छोड़ देते थे। एक विरोध था कि हम इस प्रकार के आपातकाल का विरोध करते हैं जहां हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं है। तो एक तरफ से प्रेस की फ्रीडम काफी खतरे में आ गई और दूसरी तरफ से जो एक आह्वान था आर्मी को और बाकी लोगों को सरकार के आदेश न मानने का, उसके कारण एक भयंकर परिस्थिति शुरू हो गई। इसी दौरान जब जहाँ एक तरफ विरोधी नेताओं को अरेस्ट किया गया, दूसरी तरफ से संजय गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी उस समय काफ़ी पावरफुल हो गए थे, उन्होंने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया। 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर घरों, गरीबों के लिए घरों की व्यवस्था और दूसरी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, ये गाँव तक ले जाने की बात थी और गरीब लोगों को मदद देने की बात थी। एक तरफ ये चल रहा था, तो इसी के दौरान जो आज आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि हमने पूरी तौर से आपातकाल में इसका विरोध किया, उसके बारे में शंका के बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि बहुत सारे आरएसएस के जो नेता, कार्यकर्ता, प्रचारक
स्वयंसेवक जेलों में थे, उन्होंने तुरंत 1-2 महीने के अंदर माफीनामा ये लिख कर देना शुरू कर दिया। तो कई लोगों ने माफी मांगकर वो जेल से छूट कर आ गए। कई लोग अंडरग्राउंड काम भी करते रहे, ये बात भी सच है। दोनों चीजें चली और मुख्य रूप से आरएसएस के जो सर संघचालक थे बाला साहेब देवरस, बाला साहब देवरस भी जेल में थे और उन्होंने इंदिरा गांधी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। तो उस समय इंफॉर्मेशन ब्यूरो के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डिप्टी डायरेक्टर थे राजशेखर या राजेश्वर, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो करण थापर के इंटरव्यू में बताते हैं कि इसी दौरान बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और उनके 2 पत्र हैं जो उनकी किताबों में भी उद्धृत है। बाला साहब देवरस की किताब में दोनों पत्र उद्धृत है। पहला पत्र उन्होंने लिखा था 15 अगस्त 1975 में, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को बधाई दी कि आपने जो 15 अगस्त को भाषण दिया वो बहुत बेहतरीन था, मैं आपको बहुत बैलेंस था, मैं आपको उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। ये कोशिश थी इंदिरा गांधी से समीकरण जमाने की। और दूसरा फिर उन्होंने पत्र जो लिखा वो शायद सितंबर में था, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने जो आपको जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। इंदिरा गांधी ने दोनों पत्रों का जवाब नहीं दिया। तो फिर बाला साहब देवरस, इन्होंने विनोबा भावे जी को पत्र लिखा कि इंदिरा गांधी आपको बहुत मानती हैं, वो आपसे मिलने आने वाली हैं, तो हमारे ऊपर जो प्रतिबंध है, जो हमको जेलों में डाला गया है, इसके बारे में आप बात कीजिए। यानी आरएसएस का जो स्वभाव है उसके बारे में प्रभाष जोशी ने तहलका में एक लेख लिखा कि आरएसएस को इमरजेंसी का समर्थन करने का बहुत उत्साह नहीं है और वो इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये बात सच है कि इमरजेंसी भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय है, और पर ये भी बात सच है कि आरएसएस उसको पूरी तरह से समर्थन करने से हिचकिचाया और जब वो उनको बैन किया गया, अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद तुरंत वो इंदिरा गांधी से समीकरण जमाने की कोशिश करने लगे। अब ये तो हो गया एक घोषित आपातकाल जो 1975 में था। पिछले 10 साल में क्या चल रहा है? पिछले 10 साल में जो चल रहा है, कई लोग उसको अघोषित आपातकाल कहते हैं और उसी के साथ दुनिया के जो न्यूज़पेपर्स को और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को धार्मिक स्वतंत्रता का जो अध्ययन करते हैं, वो बता रहे हैं कि भारत में अभी जो डेमोक्रेसी है उसका बहुत पतन हो गया है। ये अघोषित आपातकाल है और इलेक्टेड ऑटोक्रेसी टाइप है, यानी इसमें लोगों को चुना तो गया है और वो ऑटोक्रेट तानाशाह के रूप में बिहेव कर रहे हैं। इसी के बारे में जो लाल कृष्ण आडवाणी इसी पार्टी के थे, इसी पार्टी में हैं, उन्होंने भी शुरुआत में कहा, जो 10 साल के जब ये इनका रेजिम चालू हुआ 2014 में, तो उसके कुछ देर बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कहा कि ये अघोषित आपातकाल है। अब जो इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था उसमें और अभी के अघोषित आपातकाल जो पिछले 10 साल में रहा है, उसमें क्या फर्क है? इंदिरा गांधी का लगाया हुआ आपातकाल ये एक प्रशासनिक तरीके से ऊपर से नीचे लगाया गया और अभी जो अघोषित आपातकाल है उसमें जो अखबार हैं, अखबार के मालिकों को वो सांप्रदायिक राजनीति के साथ हो गए हैं और वो सरकार की आलोचना करने के बदले सरकार के सामने नतमस्तक हैं, इसलिए इन्हें गोदी मीडिया भी कहा जाता है। जनता की आवाज की अभिव्यक्ति इस माध्यमों से नहीं हो रही, टेलीविजन माध्यम से नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादातर ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है जो मोदी के साथ है उसके आधार पर हो रही है। और इसी दौरान अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुआ, याद दिला दूं, इंदिरा गांधी के आपातकाल में जबरदस्ती नसबंदी की गई करीब 1 लाख लोगों की, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे और मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ी को भी बर्बाद किया गया, जिसके कारण तर्कमान गेट पर एक आंदोलन हुआ, उसमें गोलीबारी से कई लोग मारे गए। तो एक मुसलमानों में उस समय भी एक असंतोष था, पर पिछले 10 सालों में जिस प्रकार का असंतोष है उसमें उनके
के खिलाफ होने वाली हिंसा में काफी बढ़ोतरी आ गई है। बुलडोजर की राजनीति आ गई है, कुछ भी छोटा सा हुआ तो बुलडोजर चला देते हैं। फिर लव जिहाद के नाम पर कितने दंगे हुए, कितने फिर गाय के नाम पर जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, गोरक्षक के गैंग जिस प्रकार से बन गए हैं, हाउ विजिलेंटेस जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, इन्होंने भी काफी उत्पाद खड़ा कर दिया है। और अभी तो मुस्लिम समाज एक प्रकार से गेटोइज अपने गेटो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो हो गए और राजनीतिक तौर से अदृश्य हो गए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी बीजेपी फिर से पूरी विक्ट्री तो नहीं हुई पर एनडीए के रूप में जीत कर आई है। इन्होंने एक भी मुस्लिम एमपी को टिकट नहीं, इनकी तरफ से एक भी मुस्लिम एमपी लोकसभा में नहीं है और मिनिस्ट्री में भी एक भी मुस्लिम नहीं है। ये राजनीतिक तौर से मुसलमानों को अदृश्य करने की एक प्रक्रिया है भारत के लोकतंत्र के हाशिए से। ऊपर से कई बीजेपी के मिनिस्टर एमपी कह रहे हैं क्योंकि ये लोगों ने हमको वोट नहीं दिया तो हम इनका काम नहीं करेंगे। एक असंवैधानिक बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब जो करने वाले लोग हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स इनको कहते हैं या फुट सोल्जर कहते हैं, इनको पता है कि इनके अपराधों के लिए इनको सजा नहीं मिलेगी, इनको सरकार का संरक्षण है, इसीलिए ये पीरियड को अघोषित आपातकाल कहा जाता है, जिसमें एक तरफ तो ऊपर से दबाव और दूसरी तरफ जो नीचे के संगठन हैं, नीचे के संगठन जो हिंसा में लिप्त हैं, उन्हें भी एक प्रकार का एश्योरेंस है, एक प्रकार का उन्हें विश्वास है कि उनको सजा नहीं मिलेगी। उनको सजा नहीं मिलेगी ये विश्वास के कारण वो इस हिंसा में आगे आकर अपना काम करते रहते हैं और इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा कर दिया है जो इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक है। खैर, हम चाहते हैं अभी ये इलेक्शन के रिजल्ट जो आए हैं उनके परिणामों के आधार पर हमें उम्मीद करना चाहिए कि एक वास्तविक लोकतंत्र, न घोषित आपातकाल न अघोषित आपातकाल हो और लोकतंत्र की सुविधाएं और उसमें जो चीजें कानूनी हैं वो एक प्रकार से विकसित की जाए ताकि समाज के सभी तबके स्वतंत्रता से और बराबरी से रह सके और हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक करके फॉरवर्ड कीजिए।